11 सितंबर 2001 की सुबह 8 बजे अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 टेक ऑफ करती है बॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स जाने के लिए, जिसमें 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स होते हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद ये जानकारी मिलती है कि उन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं जो कि प्लेन को 5 मिनट के अंदर हाईजैक कर लेते हैं, और उन्हीं में से एक मोहम्मद अता जो कि एक 33 ओल्ड ट्रेंड पायलट है जो कि पायलट के कैबिन में घुसता है और उससे प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है, और 8:46 AM में ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश करवा दिया जाता है। और इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में विजिटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, और तभी उनको एक न्यूज़ मिलती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन क्रैश हो गया है, और उनको तो इस बात पे बिलीव ही नहीं होता। वो ये बोलते हैं कि जरूर पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका में अटैक हो जाए। Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. और इस पहले प्लेन क्रैश की 17 मिनट बाद एक और न्यूज़ आती है कि इस बार यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 हाईजैक हो गई है। इसमें अगेन 5 यहाँ पर हाईजैकर्स हैं जिनने प्लेन को ओवरपावर कर लिया और इसका कंट्रोल छीन लिया, और फिर ये प्लेन भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश करवा दी जाती है। A second passenger jet crashed into the Twin Towers. और इस समय तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और सेकंड क्लास के बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और तभी उनका चीफ आता है और उनके कान में बोलता है कि दूसरा अटैक भी हो गया है एंड अमेरिका इज एन अटैक। तो आप एक मत बताओ कि इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट का क्या रिएक्शन होना चाहिए इस बात पे? नथिंग, ही वॉज जस्ट साइलेंट। जॉर्ज बुश का कुछ भी रिएक्शन नहीं था, और अगले 7 मिनट तक वो उसी क्लासरूम में रहे बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करी उन्होंने। लेकिन अब तक बहुत देर हो गई थी और ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया की हेडलाइन बन गई थी, और सबको जानकारी मिल गई थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिकन आइकॉनिक बिल्डिंग में 2 प्लेन क्रैश ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन 2 बड़े प्लेन क्रैश को इग्नोर करना और कोई एक्शन ना लेना, ये सही था या फिर गलत, मुझको तो नहीं पता, लेकिन अमेरिकन इनको आज भी इनकी आलोचना यहाँ पर करते हैं और करते रहेंगे जॉर्ज बुश की। तो यहाँ पर सेकंड प्लेन क्रैश की आग बुझी भी नहीं थी कि यहाँ पर कुछ ही मिनटों बाद एक और न्यूज़ आती है कि 2 और फ्लाइट हाईजैक हो चुकी हैं, और इस बार अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 77 जो कि वाशिंगटन DC से लॉस एंजल्स जा रही है, और यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही है, इनको 4 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया, और 9:37 में अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 77 अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन में क्रैश करवा दी जाती है। Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. और फ्रेंड्स, अब तक इस तीसरे क्रैश के बाद सारी अमेरिकन एयरलाइंस ऑलरेडी शट डाउन हो जा चुकी होती हैं और ऑलरेडी टेक ऑफ लैंड एकदम कर चुकी होती हैं, और तभी इसके आधे घंटे बाद न्यूज़ आती है कि यहाँ पर साउथ टावर जिस पर पहले अटैक हुआ था, आग लगने की वजह से और वीक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो टूट जाता है और फॉल डाउन हो जाता है, एकदम कोलैप्स यहाँ पर कर जाता है। और फ्रेंड्स, अब इस क्रैश के बाद लोग यही सोच रहे होते हैं कि जो चौथी फ्लाइट हाईजैक हो रखी है यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 93, उसका अगला टारगेट यहाँ पर क्या है। और तभी न्यूज़ आती है कि चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 एक खाली फील्ड में ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है, और ये इसलिए हो पाई है एक खाली फील्ड में जिससे बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पर बच गई है, क्योंकि उस प्लेन के लोगों को जानकारी मिल जाती कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है, और वो फाइट करते हैं, हाईजैकर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और प्लेन फील्ड में क्रैश कर जाता है, और 10:28 AM तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर बिल्डिंग भी एकदम कोलैप्स कर जाती है, सेम वजह आग लगने की वजह से और वीक स्ट्रक्चर की वजह से। The second tower is collapsing. This smoke is now all that is left. और कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका में 3000 लोग की जानें चली जाती हैं और 6000 लोग सीवियरली इंजर्ड यहाँ पर हो जाते हैं, और 9/11 अमेरिकन हिस्ट्री में काला दिन दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पेंटागन से उठे धुएं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आग बुझने से पहले ही कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बुनी जा चुकी होती हैं, और इनका यह मानना होता है कि ये अटैक अमेरिका ने ही करवाया है, और CIA और जॉर्ज बुश गवर्नमेंट को इसकी ऑलरेडी फोर नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये अटैक होने दिया ताकि वो इंटरनेशनलाइजेशन के नाम पे बाद में यहाँ पर इराक को इन्वेड कर सकें और अफगानिस्तान वॉर यहाँ पर जारी रख सकें और कर सकें। और इस अटैक से बुश गवर्नमेंट को और कई एलिट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट भी हुआ है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी यहाँ पर देते हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज ऑलरेडी ईजिली डिबंक हो चुकी हैं, लेकिन आज 20 साल बाद भी कुछ थ्योरीज लोगों को उतनी रेलेवेंट लगती हैं जितनी वो 20 साल पहले थी, और सोचने में मजबूर कर देती हैं दैट 9/11 वाज एन इनसाइड जॉब। तो इस वीडियो में हम 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहला टाइप है लिहोप, लेट इट हैपन ऑन पर्पस। तो यूएस गवर्नमेंट के कुछ एलिट पीपल, कुछ की इंडिविजुअल्स जिसको इन अटैक्स की ऑलरेडी फोर नॉलेज थी,
लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझकर इस अटैक को इग्नोर किया और होने दिया, या फिर उन्होंने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को इतना वीक कर दिया कि ये अटैक ईजिली एग्जीक्यूट हो सके और सारे क्रैश हो सकें। और सेकंड थ्योरी है यहाँ पर मीहोक, मेड इट हैपन ऑन पर्पस। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के वही की इंडिविजुअल्स, एलीट पीपल ने ही ये अटैक करवाया और प्लान किया अलकायदा के साथ मिलकर, और इसको ऐसे फ्रेम कर दिया कि सब लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहें कि आखिर ये अटैक किसने किया है और ये अटैक कैसे हुआ है, और सारा ब्लेम अलकायदा पे डाल दिया गया। और थर्ड टाइप्स ऑफ यहाँ पर थ्योरीज उन लोगों की है जो लोग ना कि इन थ्योरीज में मानते हैं और ना ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने थ्योरी निकाली है कि इसलिए अटैक हुआ था, वो इस थ्योरी को भी यहाँ पर नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंगेज करे, कन्विंस करें कि वो गवर्नमेंट से डिमांड करे नई इन्वेस्टिगेशन की, जिससे असली जानकारी मिले कि आखिर ये क्रैश, आखिर ये अटैक किसने करवाया था और ये अटैक कैसे हुआ था। तो 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट। Well, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade center. The World Trade Center. Heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. जेट फ्यूल थ्योरी। तो इस थ्योरी का कहना यहाँ पर ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और स्टील बीम से बनी हुई थी कि एक सिंपल प्लेन क्रैश से वो बिल्डिंग कोलैप्स हो ही नहीं सकती थी यहाँ पर। और इसको जस्टिफाई करने के लिए लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो जेट फ्यूल होता है वो 1500 फ़ारेनहाइट में यहाँ पर एकदम बर्न होता है, और जो स्टील बीम का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2750 फ़ारेनहाइट। तो इसका साफ ये मतलब है कि जेट फ्यूल कैन नॉट बर्न स्टील बीम्स। इसका मतलब ये है कि ये बिल्डिंग जेट फ्यूल की वजह से नहीं, बल्कि इन बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव लगाए गए थे, इसलिए ये बिल्डिंग फॉल डाउन हो गई। और ये बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बोइंग 707 प्लेन, जो कि नॉर्मल प्लेन से 2 टाइम ज़्यादा मोर पावरफुल और एफिशिएंट होता है, उसके भी डैमेज को वेस्ट स्टैंड कर सकती थी ये बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये अटैक करवाया गया था और ये एकदम कंट्रोल्ड डेमोलिशन था। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि हम इस बात को देखें तो ये फैक्ट है, इट इज़ रियलिटी कि स्टील बीम्स यहाँ पर जेट फ्यूल के बर्न होने से मेल्ट नहीं हो सकती है। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ये थ्योरी उन लोगों के लिए जो लोग ये मानते हैं कि जेट फ्यूल के बर्न होने की वजह से स्टील भी मेल्ट हो गई और ये बिल्डिंग फॉल डाउन हो गई। तो अगर हम इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये बिल्डिंग कुछ इस लॉन्ग स्टील बीम से बनी हुई है जो कि मल्टीपल क्रॉस बीम से जॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम स्टील बीम्स को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर में हीट करते हैं, यानी कि 1500 फ़ारेनहाइट पे हीट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मेल्ट डाउन तो नहीं होगी, लेकिन वो लाल पड़ जाएगी और वीक जरूर यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब 1500 फ़ारेनहाइट मोर देन इनफ है स्टील बीम्स को यहाँ पर डैमेज करने के लिए और स्ट्रक्चरल वीकनेस यहाँ पर देने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि बिल्डिंग के हैवी प्रेशर में और हाई टेम्परेचर की वजह से 1500 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर स्टील बीम धीरे धीरे बेंड होने लग गई। वो मेल्ट नहीं हुई, वो रेड हो गई और स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से वो बेंड होने लग गई। और इवेंचुअली जो स्टील बीम का इनवर्ड और आउटवर्ड पार्ट था वो कंप्रेस होने लग गया और एट द एंड इवेंचुअली वो स्नैप कर गया और पूरी बिल्डिंग फॉल डाउन यहाँ पर हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आग लगने की वजह से और स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से ये बिल्डिंग एकदम कोलैप्स कर जाती है। अब यहाँ पर थ्योरीज का ये मानना है कि अच्छा मान लिया हमने कि यहाँ पर ये 2 बिल्डिंग्स आग लगने की वजह से और जेट फ्यूल की वजह से फॉल डाउन हो गई, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7 बिल्डिंग क्यों यहाँ पर एकदम कोलैप्स हो गई, जिसमें ना ही कोई प्लेन हिट हुआ था। और ये बिल्डिंग ऐसे कोलैप्स हुई है, रैंडमली बिल्डिंग ऐसे स्ट्रेंजली कोलैप्स करना, इसका तो एक ही सहारा है कि इस बिल्डिंग में TNT प्लांट किए गए थे और ये बिल्डिंग को ब्लास्ट करवाया गया था। और ये बिल्डिंग ऐसे यहाँ पर टूट के गिरी है जैसे कि लगा ये इंटेंशनल डेमोलिशमेंट था। तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पर ये बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग्स यहाँ पर फॉल डाउन हुई, जो उनका डेब्रिस था, मलबा था, वो ऊपर से वर्ल्ड ट्रेड 7 बिल्डिंग के ऊपर गिरा, उसको हिट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लग गई। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि ये बिल्डिंग फायर को सस्टेन ही नहीं कर पाई, फायर के डैमेजेस को, क्योंकि जो फायर सप्रेशन सिस्टम इस बिल्डिंग में लगा था एंड टाइम में उसकी वाटर सप्लाई बंद हो गई यहाँ पर, और जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा था एंड टाइम में वो भी इनएक्टिव हो गया, ऑफ हो गया। और अब इसी वजह से बिल्डिंग के लोएस्ट यहाँ पर फ्लोर्स में आग फैल गई, और जिसकी वजह से अगेन बिल्डिंग का टेम्परेचर राइज हुआ और स्टील बीम्स बेंड होने लग गई, स्ट्रक्चरल वीकनेस देखने को मिली और एट द एंड स्टील बीम्स स्नैप कर गई और बिल्डिंग एकदम कोलैप्स हो गई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस थ्योरी से हटके सोचने की बात ये है कि अचानक से इन बिल्डिंग का
फायर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इतना वीक हो गया? क्या लेट इट हैपन ऑन पर्पस थ्योरी आपको यहाँ पर ये नहीं लग रही है कि किसी ने जानबूझ के इन बिल्डिंग का फायर मैनेजमेंट सिस्टम इतना वीक कर दिया कि ये अटैक एग्जीक्यूट इजीली हो सके? थिंक अबाउट इट। सेकेंड थ्योरी, पेंटागन वॉज हिट बाय मिसाइल। तो इस थ्योरी का ये मानना है कि यहाँ पर जो अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 179 ने जो अमेरिकन हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस को हिट किया था, पेंटागन को हिट किया था, वो एक प्लेन नहीं था बल्कि वो एक प्लेन सेव्ड मिसाइल था जो कि CIA ने खुद लॉन्च किया था बिल्डिंग को कम्प्लीटली एकदम डैमेज करने के लिए। और यहाँ पर लोग इसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पर धमाके की आवाज़ आई और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एक प्लेन की वजह से हो ही नहीं सकता। और तो और जब ये अटैक हुआ तो साइट में हमको मलबा भी नहीं मिला, प्लेन का रैकेज भी देखने को नहीं मिला। और वैसे तो यहाँ पर पेंटागन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एंगल से अटैक की फुटेज क्यों हमको दी गई, क्यों हमको दिखाई गई? क्या और एंगल नहीं थे? और यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर पेंटागन के डिफेंस सिस्टम को क्या हो गया? अचानक से वो एंड टाइम पे कैसे इनएक्टिव हो गया? इससे ये पता हमको चलता है कि ये अटैक खुद करवाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको ऐसे यहाँ पर डिबंक करते हैं। वो बोलते हैं कि ये एकदम इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं कि प्लेन से और मिसाइल यहाँ पर लॉन्च किया गया, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि वो एक प्लेन था। और अगर हमको डिस्ट्रक्शन करवानी होगी तो मिसाइल क्यों, प्लेन क्यों नहीं? प्लेन से भी तो इतनी डिस्ट्रक्शन हो ही सकती है। और रही बात मलबे की, प्लेन के यहाँ पर रैकेज थी तो टन्स ऑफ मलबा ऑलरेडी साइट में वहाँ पर एकदम पड़ा हुआ था। हालांकि बात यह कि बड़े बड़े पीसेस बहुत ही कम थे, लेकिन इंजन और सीट हर एक पार्ट के छोटे छोटे पीसेस बहुत सारे थे वहाँ पर। रही बात, अगर एक प्लेन को इतनी स्पीड में किसी बिल्डिंग को हिट करेगा तो इतना डैमेज तो हमको देखने को मिलेगा ही। तो ऑफिशियल्स इस थ्योरी को ऐसे यहाँ पर डिबंक कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अलग एंगल से अगर हम सोचें तो सोचने की बात यह है कि एंड टाइम पे यहाँ पर पेंटागन का भी डिफेंस सिस्टम कैसे इतना वीक हो गया ताकि ये अटैक एग्जीक्यूट हो सके? थिंक अबाउट इट। लेट इट हैपन ऑन पर्पस थ्योरी यहाँ पर अगेन लग रही है। Now third theory, thermite was found in the rubble. तो इन अटैक्स इन बिल्डिंग्स के मलबे में थर्माइट पाया गया था। Now what is the thermite? तो यहाँ पर थर्माइट यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ओर का एक मिक्सचर होता है जो कि मेटल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम में लिया जाता है। और इस मिक्सचर को जब भी हाई टेम्परेचर में हम लेके जाते हैं तो इतना हैवी कंबक्शन ये प्रोड्यूस करता है कि इसको वेल्डिंग, एक्सप्लोजन्स और बॉम्ब डेवलपमेंट के इस्तेमाल में भी लिया जाता है। और अगर थर्माइट इस साइट में फाउंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन बिल्डिंग्स में एक्सप्लोजिव जरूर लगाए गए थे। तो इसी की जांच करने के लिए बहुत सारे लैब टेस्ट हुए और कम से कम 13 ग्राउंड लेवल से सैंपल्स लिए गए इसकी टेस्टिंग करने के लिए। और एट द एंड टेस्ट में यही निकला कि सैंपल्स में थर्माइट नहीं था। लेकिन एक और रिसर्च और टेस्टिंग यहाँ पर हुई थी जिसमें साइट से कुछ रेड पीसेस उठाए गए थे और वो रेड पीसेस थर्माइट के ही निकले थे। लेकिन इस थ्योरी में, इस टेस्टिंग में कुछ इश्यूज है, क्योंकि जिसने भी ये टेस्ट किया उसने इसका प्रीव्यू देने के लिए नहीं दिया, किसी को सैंपल भी नहीं दिया और ऐसे जर्नल को, ऐसे मीडिया हाउस को सबमिट किया जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं था। दैट मीडिया हाउस वॉज जस्ट अ जोक। इसलिए लोगों ने उस लैब टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया और थर्माइट वॉज फाउंड वाली थ्योरी भी डिबंक हो यहाँ पर हो जाती है। फोर्थ थ्योरी, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो 9/11 अटैक से कुछ ही यहाँ पर दिनों पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पुट ऑप्शंस की यहाँ पर ट्रेड अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक्स में हमको देखने को मिली। तो वो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये दोनों एयरलाइंस वही एयरलाइन थी जिनके प्लेन अगले दिन 9/11 में हाईजैक होने वाले थे। और यहाँ पर पुट ऑप्शंस हम लोग तब लेते हैं जब हमको पता होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक गिरने वाले हैं और उसके स्टॉक गिरने पर हमको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर इन इनसाइडर ट्रेडर्स को मान जैसे ऑलरेडी इस अटैक की फोर नॉलेज हो और उन्हें इसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग और बेट लगाई, पुट ऑप्शंस बाय किए जिससे उनको प्रॉफिट यहाँ पर हो सके। और अनयूजुअल अमाउंट ऑफ हाई वॉल्यूम की ट्रेड यहाँ पर की गई अटैक से कुछ ही यहाँ पर दिनों पहले। तो 6 और 7 सितंबर को यहाँ पर एकदम शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग एक्सचेंज में 476 पुट ऑप्शंस और सिर्फ 376 कॉल ऑप्शंस की ट्रेड हमको देखने को मिली अमेरिकन एयरलाइन के स्टॉक में। और इसके बाद हमको 10 सितंबर को यूनाइटेड एयरलाइन के स्टॉक में और ज़्यादा परचेज देखने को मिली इस अटैक से एक दिन पहले, वही पुट ऑप्शंस में। तो यहाँ पर ऐसी अनयूजुअल कॉल टू पुट यहाँ पर रेस हो ऑप्शंस की सिर्फ इन 2 ही एयरलाइंस के स्टॉक में देखने को मिली, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, वो भी 9/11 अटैक से 2-3 दिन पहले। तो यहाँ पर इतना बड़ा क्लू और सस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कमीशन और जांच तो होनी चाहिए ना। और हाँ, तो 9/11 की कमीशन ने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करी
लेकिन एक ही दो यहाँ पर दिनों के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, ये बोलकर कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ एक कोइंसिडेंट था और कुछ भी नहीं। और फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टैनली जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में 22 स्टोर ओन करते हैं, उनने भी यही सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी। अनयूजुअल ट्रेडिंग, पुट ऑप्शन की ट्रेडिंग उनने भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करी। मानो जैसे किसी को ऑलरेडी फोर नॉलेज हो इन अटैक्स की, और वो उन्हीं के बिहाफ में अकॉर्डिंग, उन्हीं अटैक्स के अकॉर्डिंग कंपनी उसमें यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय कर रहा था। और यहाँ पर सिर्फ इन दो एयरलाइंस के स्टॉक में जंप नहीं देखने को मिली, बल्कि हर वो कंपनी जो 9/11 के अटैक से अगले दिन अफेक्ट होने वाली थी, उनमें पुट ऑप्शन की अनयूजुअल हमको रेशो देखने को यहाँ पर मिलती है। और तो इंश्योरेंस कंपनीज का भी यही सेम हाल था। यहाँ पर सिटी ग्रुप, जो कि बहुत ही माना जानी बैंक की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी यही सेम चीज़ इंश्योरेंस में देखने को मिली। उसको भी उसने कहा कि $500 मिलियन का हमारा एस्टिमेशन था ट्रैवल इंश्योरेंस का, लेकिन इस अटैक से 3 दिन पहले ही ये 45 टाइम्स हो गया। और ऐसा तो तभी होता है जब किसी को इस अटैक की फोर नॉलेज हो। तो यहाँ पर इतने सारे क्लूज और इन सबको देखने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन CIA के द्वारा नहीं की गई। और ये बहुत ज़्यादा आसान था ये इन्फॉर्मेशन लेना कि आखिर ये इन्वेस्टर्स कौन से और ये आखिर ये ट्रेडिंग कौन कर रहा है, लेकिन CIA ने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और ये केस, ये थ्योरी यहीं पर एंड हो गई। The stock market is now down 21%. Dead or alive? $2.3 ट्रिलियन मिसिंग फ्रॉम पेंटागन। तो यहाँ पर 9/11 अटैक से एक दिन पहले, यानी कि 10 सितंबर को DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफील्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और ये बोलते हैं दैट वी कैन नॉट ट्रैक $2.3 ट्रिलियन इन ट्रांजैक्शंस। और इस खबर के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर आने के बाद ही अगले दिन 9/11 का अटैक यहाँ पर हो जाता है। और जिस बिल्डिंग में इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग और कैलकुलेशन हो रही थी, उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर में ये प्लेन क्रैश करवा दिए जाते हैं, और तो और पूरा डेटा डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाता है, और पब्लिक का इस इशू से, इस टॉपिक से पूरा माइंड डाइवर्ट करवा दिया जाता है। ऐसा इस थ्योरी का यहाँ पर मानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप इनकी स्पीच को ध्यान से एकदम यहाँ पर सुनेंगे तो उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि $2.3 ट्रिलियन मिसिंग है। इन्होंने कहा है दैट वी कैन नॉट ट्रैक $2.2 ट्रिलियन इन ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर ट्रैक वर्ड में कुछ ज़्यादा ही फोकस यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप खुद इस स्पीच को एक बार यहाँ पर सुनिए। The technology revolution has transformed organizations across the private sector. But not ours, not fully, not yet. We are, as they say, tangled in our anchor chain. Our financial systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. अच्छा, तो इसको सुनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड रम्सफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कुछ बहुत ही ब्लैक सीक्रेट को एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं ना, इनकी टोन एकदम नॉर्मल है। गवर्नमेंट के खजाने से $2.3 ट्रिलियन यहाँ पर स्टील हो गए, गायब हो गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है इनकी स्पीच में? नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिर्फ ये बोलना यहाँ पर चाहते थे कि आज हमको अमेरिका के हर एक प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, कंप्यूटिंग सेक्टर में, अकाउंटिंग सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, हमको टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कंप्यूटिंग सिस्टम आज भी उतनी ही आउटडेटेड हैं और ओल्ड है, और अब इसी की वजह से हमको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन और रीचेक नहीं मिल पाता है कि आखिर हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो अच्छे से खर्च हो रहा भी है कि नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमको ये पूरा डेटा मिलता ही नहीं है। जैसे कि अफगानिस्तान वॉर भी अब यहाँ पर चलने लग रही है, इतनी सारी वॉरें हम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा खर्चा जो हमारा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका कुछ हिसाब ही नहीं है, और इतना पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर डोनाल्ड रम्सफील्ड है, वो यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर भी एक नया कंप्यूटिंग सिस्टम, एडवांस कैलकुलेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो इसके लिए यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं। तो क्या इनके टोन से आपको लग रहा है कि ये कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बड़ा धमाल यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं। तो इसके ऊपर ये पूरी स्पीच थी, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं वो बात को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, और वही क्लिप आपके सामने रखते हैं जो कि उनके मैसेज को कन्वे करती हो, और हम मैनिपुलेट यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि $2.3 ट्रिलियन ये कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है, इतने बड़े अमाउंट की अकाउंटिंग एरर, ये बात हजम नहीं हो रही है। और तो और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन जर्नलिस्ट ने और मीडिया हाउसेस ने, कि लोगों ने इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सस्पिशियसली उनकी मौत हो गई, वो लोग सब डाइड हो गए, और जो उनके आसपास लोग थे जिनको इस इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी भी नॉलेज थी, वो भी सस्पिशियसली गायब हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस अटैक के बाद, इस $2.3 ट्रिलियन की कोई भी मीडिया हाउस बात नहीं करता, और इसके ऊपर कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मुद्दा ही नहीं उठाता, और ये बात एकदम दब सी जाती है। अगेन थिंक अबाउट इट। बिगेस्ट सस्पेक्ट लैरी सिल्वरस्टीन। तो 9/11 अटैक से 2 महीने पहले
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग गवर्नमेंट कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देती है और लैरी सिल्वरस्टीन इसके लीज होल्डर बनते हैं, इस बिल्डिंग को बाय कर लेते हैं। और तो उसी के साथ साथ वो यहाँ पर कोइंसिडेंटली टेररिज्म इंश्योरेंस भी बाय करते हैं इस बिल्डिंग के लिए, वो भी इस बिल्डिंग की एक्चुअल वर्थ से ज़्यादा का। और तो और वैसे तो वो रोज़ रेगुलरली पर डे इस बिल्डिंग में ब्रेकफास्ट करने आते और अपनी मीटिंग करने आते, लेकिन जिस दिन ये 9/11 का अटैक हुआ उसी दिन उनकी वाइफ ने लैरी की एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट रख दी डॉक्टर के साथ। और तो उस दिन लैरी की फैमिली से कोई भी उस बिल्डिंग में नहीं गया काम करने के लिए। और इस अटैक के होने के बाद लैरी इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट तक खींच लेता है, क्योंकि लैरी का बोलना ये था कि 2 बिल्डिंग्स में अटैक हुआ है, इसका मतलब 2 एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, जिसका मतलब ये है कि मुझको भी इंश्योरेंस के डबल पैसे मिलने चाहिए। और लैरी ये केस जीत भी जाता है और इसके बदले में उसको $4.5 बिलियन मिलते हैं इंश्योरेंस के क्लेम में। अगेन कोइंसिडेंस इन दिस स्टोरी। तो यहाँ पर जो लोग लैरी को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि लैरी उस दिन काम पे नहीं गए, ये एक कोइंसिडेंट था और एक लीज होल्डर होने के नाते लैरी का ये फ़र्ज बनता है, उसकी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी को इंश्योर करे और कोई भी यहाँ पर रिस्क ना ले, वो ऑल रिस्क पॉलिसीज बाय करे। और जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑलरेडी 1993 में एक बार अटैक हो चुका है, तो उसको देखते हुए टेररिज्म इंश्योरेंस तो उसको लेना ही था। और इस पूरे गेम में, इस पूरे शो में लैरी सिल्वरस्टीन एक वन मैन शो नहीं है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पर रियलिस्ट इन्वेस्टर्स, लैंडर्स का पूरा क्लस्टर को लैरी रिप्रेजेंट करता है और उनका भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में बहुत ही अच्छा खासा स्टेक भी था। जैसे कि यहाँ पर GMAC जो कि जनरल मोटर्स की सब्सिडीज कंपनी है, शॉपिंग सेंटर डेवलपर्स, लॉयड गोल्डमैन जो कि बहुत बड़े यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स भी हैं, इन सब की भी इन्वॉल्वमेंट इट्स डील में थी और इन सब ने मिलकर यहाँ पर एकदम कोहेसिव डिसीजन लिया था कि इंश्योरेंस कवरेज का अमाउंट क्या होगा और किस किस को यहाँ पर कितना क्लेम बनता है इंश्योरेंस में, किस किस को कितना पैसा मिलेगा इस इंश्योरेंस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके हिसाब से जो भी लोग ये मानते हैं कि लैरी को इस अटैक की फोर नॉलेज थी इसलिए उन्हें यहाँ पर टेररिज्म इंश्योरेंस बाय किया और इस इंश्योरेंस का बहुत बड़ा क्लेम, बहुत बड़ा चंक पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो यहाँ पर ले गए, ये थ्योरी तो कम्प्लीटली फॉल्स है, उनका मानना गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस परचेज होती है जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस अरेंजमेंट्स होती है, तब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा।